दोस्तों, इस समय बॉलीवुड में तहलका मचाने वाली बंटवारा 1947 के बारे में तो आपने सुना होगा। सनी देओल की दमदार एक्टिंग और ताबड़तोड़ एक्टिंग ने लोगों का दिल जीत लिया। लेकिन क्या आप पर्दे के पीछे की वो सच्चाई जानते हैं कि कैसे दिन रात शूटिंग करके इस अनोखी फिल्म को तैयार किया गया? कैसा था सेट और शूटिंग के दौरान वो कौन कौन सी चीज़ें थीं जिनकी वजह से फिल्म बनते बनते रुक जा रही थी? दोस्तों, इस फिल्म को राजकुमार संतोषी डायरेक्ट कर रहे हैं और आमिर खान इसके प्रोड्यूसर हैं, जिसमें सनी देओल के बेटे भी नजर आने वाले हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के पीछे की असली कहानी पर्दे पर दिखाई जाने वाली कहानी से 100 गुना ज़्यादा रोमांचक और हैरान करने वाली है? क्योंकि इस एक फिल्म को बनाने के पीछे 16 साल का लंबा संघर्ष छुपा हुआ है और इस प्रोजेक्ट को फ्लोर पर लाने के लिए बड़े बड़े दिग्गजों के बीच ऐसी ऐसी बातें और हादसे हुए हैं जिनके बारे में जानकर किसी का भी सर चकरा सकता है। आज की इस खास वीडियो में हम इसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के उस अनसुने और गहरे रहस्यों से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिनके बारे में सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। और जब आप इस फिल्म के बिहाइंड द सीन्स देखेंगे तो तब आपको यकीन होगा कि आखिर इस ब्लॉकबस्टर मूवी को इस तरह बनाया गया। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस अद्भुत शूटिंग के माहौल की जिसके जरिए इस पूरी ऐतिहासिक गाथा को पर्दे पर उतारा गया। बंटवारा 1947 की शूटिंग किसी आम फिल्म की तरह स्टूडियो के कमरों में नहीं हुई, बल्कि इसके लिए मुंबई की फिल्म सिटी में एक पूरी की पूरी दुनिया बसाई गई। आपको बता दें कि डायरेक्टर राजकुमार संतोषी वीएफएक्स के बहुत बड़े समर्थक नहीं हैं। उनका मानना है कि जब तक पर्दे पर असली मिट्टी और धूल न दिखे तब तक उस दौर का दर्द दर्शकों के दिलों में नहीं उतर सकता। यही वजह है कि फिल्म के लिए मुंबई फिल्म सिटी के विशाल परिसरों में 1947 के दौर का लाहौर की पुरानी हवेलियां, बाजारों और तंग गलियों की हूबहू फिजिकल सेट तैयार किए गए। इन सेट्स की बनावट में एक बात का विशेष ध्यान रखा गया कि लकड़ी और पीओपी से बनी हर दुकान और मकान पर उस जमाने की छाप साफ दिखाई दे। सेट्स की बनावट में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया था कि लकड़ी और पीओपी से बनी हर एक दुकान और मकान पर उस जमाने की छाप दिखाई दे। जब आप पर्दे पर उन पुरानी गलियों को देखते हैं तो आपको ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि ये तो कोई आर्टिफिशियल सेट है, बल्कि ऐसा लगता है कि आप सचमुच उस दौर में पहुंच चुके हैं जब देश का विभाजन हो रहा था और लोगों के दिलों में एक अजीब सा सूनापन हुआ था। इन सेट्स को तैयार करने में हमारे देश के बेहतरीन आर्ट डायरेक्टर्स और डिज़ाइनर्स ने दिन रात एक कर दिया और छोटी से छोटी बारीकियों पर महीनों तक काम किया गया ताकि जब कैमरा रोल हो तो दर्शक उस दृश्य में पूरी तरह खो जाए। दोस्तों, फिल्म के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण हिस्से में से एक वह रेलवे स्टेशन का दृश्य जिसे देखकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। बंटवारा 1947 में विभाजन के दौरान ट्रेन से होने वाली उस अफरा तफरी को दिखाने के लिए मेकर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों, इस दृश्य को फिल्माने के लिए बाकायदा असली भाप छोड़ने वाली पुराने इंजन्स और उस जमाने के डिब्बों का इस्तेमाल किया गया था। रेलवे स्टेशन का सेट तैयार किया गया वो किसी पुराने जमाने के जंक्शन से कम नहीं लग रहा था। जब इस सीन की शूटिंग चल रही थी, सेट पर हजारों संख्या पर जूनियर आर्टिस्ट को बुलाया गया था। इन सभी आर्टिस्ट को पुराने कपड़े और उनका मेकअप उस दौर की गरीबी और तंगी को ध्यान में रखकर किया गया था। किसी ने खादी का मैला कुर्ता पहना था तो किसी के सर पर गठरी रखी थी। इन तमाम लोगों के चेहरे पर जो उदासी और डर का भाव था वो किसी एक्टिंग का हिस्सा नहीं, बल्कि डायरेक्टर की उस सोच का वो परिणाम था जो वो पर्दे पर लाना चाहते थे। दोस्तों, जब वो विशाल ट्रेन का सीन शूट हो रहा था तो सेट पर एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी, क्योंकि हर आर्टिस्ट उस भावना में पूरी तरह डूब चुका था। और यही कारण था कि जब आप इस फिल्म के उन दृश्यों को देखेंगे तो आप केवल एक्टिंग नहीं बल्कि इतिहास का वो कड़वा सच देखेंगे जिसने लाखों जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान केवल बड़े सेट्स ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र और राजस्थान के दूर दराज के इलाकों में जाकर खुले मैदान और बंजर जगहों पर भी कई महत्वपूर्ण दृश्य फिल्माए गए थे। डायरेक्टर्स ये चाहते थे कि जब लोग उस शरणार्थी काफिले को देखें, वो धूप, वो धूल और वो थकावट अपनी आंखों के सामने महसूस हो। उस आउटडोर लोकेशन पर काम करना किसी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि भीषण गर्मी और धूल भरी आंधियों के बीच पूरी यूनिट को दिन रात पसीना बहाना पड़ता था। लेकिन सनी देओल और बाकी आर्टिस्ट ने भी इस मुश्किल परिस्थिति में कभी शिकायत नहीं की, बल्कि हर एक सीन को पूरी शिद्दत के साथ शूट करवाया। एक्शन सीन्स को शूट करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया था कि वे आज की फिल्म की तरह बनावटी ना लगे, बल्कि उसमें एक खुरदरापन और सच्चाई हो, जिसके लिए ट्रेडिशनल एक्शन डायरेक्टर्स की मदद ली गई। ये सुनिश्चित किया गया कि हर एक धमाका और भागदौड़ बिल्कुल रियल लगे
और जब ये तमाम चीज़ें कैमरा में कैद हुई तो बंटवारा 1947 का वो विशाल कैनवस तैयार हुआ, जिसे देखकर आज हर कोई हैरान है कि कैसे एक दौर की पूरी सभ्यता को इतने करीने से दोबारा जिंदा किया गया हो। अब जरा इस फिल्म के आर्टिस्ट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इस फिल्म की स्टार कास्ट ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इस फिल्म में एक्शन सुपरस्टार सनी देओल मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं और उनके साथ प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, करण देओल, अली फजल, अभिमन्यु सिंह और कई अन्य मंझे हुए आर्टिस्ट अपनी अदाकारी का जादू बिखेरते हुए नजर आ रहे हैं। प्रीति जिंटा ने इस फिल्म के जरिए पूरे 8 साल के लंबे अंतराल के बाद बॉलीवुड में एक शानदार वापसी की है। उनकी आखिरी फिल्म भी सनी देओल के साथ भाईजी सुपरहिट थी। इन दोनों की जोड़ी को पर्दे पर एक अलग ही एनर्जी के साथ देखा जा रहा है। इस फिल्म में उनकी केमिस्ट्री दर्शकों को एक बार फिर पुराने दिनों की याद दिला देगी। इसके अलावा फिल्म में सनी देओल के बेटे करण देओल एक महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आ रहे हैं, जो इस फिल्म की कहानी को एक नई पीढ़ी से जोड़ने का काम करते हैं। शबाना आजमी जैसे दिग्गज आर्टिस्ट का इस फिल्म से जुड़ने के बाद इसका लेवल और भी ऊंचा कर देते हैं। और जब इतने सारे दिग्गज आर्टिस्ट एक साथ फ्रेम में आते हैं तो पर्दे पर जो जादू पैदा होता है वो देखने लायक होता है। दोस्तों, फिल्म की कहानियों के पीछे एक दिलचस्प किस्सा यह भी है कि बंटवारा 1947 की मूल कहानियाँ असगर वजाहत द्वारा लिखे गए मशहूर नाटक जिस लाहौर नहीं देखा वो जम्या नहीं पर आधारित है। हालांकि इस नाटक का केवल 30% हिस्सा ही फिल्म की मूल कथा के रूप में लिया गया, जबकि बाकी 70% कहानी पूरी तरह ओरिजिनल है, जिसे खुद डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने अपनी कलम से गढ़ा है। दोस्तों, फिल्म में करण देओल, अली फजल और बाकी कई ऐसे किरदार हैं जो उस मूल नाटक में थे ही नहीं, बल्कि उन्हें इस फिल्म के स्क्रीन प्ले की मांग के अनुसार नए सिरे से गढ़ा गया। यह नाटक विभाजन के बाद लाहौर की ऐसी हवेली की कहानी कहता है जहां एक मुस्लिम परिवार रहता है और वहां एक हिंदू बुजुर्ग महिला शरण लेती है। इस मानवीय रिश्ते और भावनाओं के ताने बाने को डायरेक्टर ने बड़े पर्दे पर उतारने के लिए इसमें कई नए आयाम जोड़े। यही वजह है कि यह फिल्म सिर्फ एक पॉलिटिकल घटना के आधार पर नहीं, बल्कि इंसानी रिश्ते और संवेदनाओं की एक गहरी दास्तान बन जाती है। जब इस फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी थी और इसका क्लाइमैक्स भी शूट हो चुका था, तब एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरी यूनिट को हैरान कर दिया। जब इस फिल्म के प्रोड्यूसर आमिर खान ने इसका क्लाइमैक्स देखा तो वह उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आया। आमिर खान की ये खूबी रही है कि वो अपनी हर फिल्म में परफेक्शन के लेवल को सबसे ऊपर रखते हैं और इस मामले में भी वो चुप नहीं बैठे। उन्होंने डायरेक्टर राजकुमार संतोषी और मुख्य एक्टर सनी देओल के सामने अपनी बात रखी और यह आग्रह किया कि इस क्लाइमैक्स को और अधिक प्रभावशाली बनाया जाना चाहिए। इसके बाद पूरी बंटवारा 1947 की टीम को दोबारा बुलाया गया। उस वक्त सनी देओल ने अपनी एक अन्य बड़ी फिल्म बॉर्डर 2 की शूटिंग में व्यस्त थे, लेकिन जैसे ही उन्हें इस बदलाव के बारे में पता चला, उन्होंने बिना एक पल गवाए अपनी उस बॉर्डर 2 की शूटिंग को बीच में रोक दिया और सीधे बंटवारा 1947 के सेट पर पहुंच गए, जहां उन्होंने आमिर खान और राजकुमार संतोषी के साथ मिलकर उस महत्वपूर्ण क्लाइमैक्स सीन को दोबारा शूट किया। इस प्रोफेशनल रवैये और समर्पण ने साबित कर दिया कि जब बात देश और कला की आती है तो ये बड़े आर्टिस्ट किसी भी हद तक अपनी प्रतिबद्धता निभाते हैं। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक ऐसी चीज हुई जिसने शबाना आजमी को अंदर से झकझोर कर रख दिया। फिल्म में एक ऐसा दृश्य है जहां विलन का किरदार निभाने वाले व्यक्ति शबाना आजमी को जमीन पर धक्का देता है और उनके कपड़ों को नुकसान पहुंचता है। जब इस सीन की शूटिंग चल रही थी तो एक इंसान होने के नाते शबाना आजमी खुद को काफी अपमानित और असहज महसूस कर रही थी, क्योंकि वो दर्द, वो लाचारी उस कैरेक्टर की गहराई तक उतर चुकी थी। लेकिन तभी उस सीन में सनी देओल का किरदार की एंट्री होती है, जो आकर ऊपर दुपट्टा डालते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। बाद में शबाना आजमी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस सीन को करते वक्त उन्हें ऐसा लगा मानो उनका अपना बेटा उनकी रक्षा करने आ गया हो। उस वक्त उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। वे जब इस एक्सपीरियंस को याद कर रही थी तो उनकी आवाज़ भर आई और वो काफ़ी भावुक हो गई थी। इसी सीन के बारे में जब एक इंटरव्यू में सनी देओल से पूछा गया कि जब आप इस तरह के दृश्य को याद करते हैं तो आपके मन में क्या चलता है, तो उनका जवाब बहुत ही सीधा और दमदार था। उन्होंने कहा कि जब मैं कोई किरदार निभाता हूं तो मैं उसमें पूरी तरह डूब जाता हूं, और जब कोई किसी माँ या बहन पर हाथ लगाता है तो मेरे अंदर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और मैं उस अन्याय के खिलाफ पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो जाता हूं। उनका यह बेबाक बयान सोशल मीडिया पर काफ़ी समय तक चर्चा का विषय बना रहा। लोगों ने उनके इस अंदाज की जमकर सराहना की। फिल्म के निर्माण से जुड़ी एक और दिलचस्प बात यह है कि राजकुमार संतोषी ने इस कहानी को पिछले कई सालों से पर्दे पर उतारना चाहते थे,
डायरेक्टर ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि इस फिल्म को बनाना उनके लिए किसी तपस्या से कम नहीं था। वे 2010 से ही इस कहानी को लेकर अलग अलग प्रोड्यूसर्स के चक्कर काट रहे थे। उन्होंने सबसे पहले इस कहानी की स्क्रीन प्ले सनी देओल को सुनाई थी, जिन्हें ये कहानी बहुत पसंद आई, लेकिन उस दौर में कोई प्रोड्यूसर इस सेंसिटिव और भारी भरकम बजट वाले विषय पर पैसा लगाने पर जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। इसके बाद राजकुमार संतोषी ने यह कहानी आमिर खान को सुनाई और आमिर खान को इसकी गहराई और स्क्रीन प्ले का दम इतना पसंद आया कि वे तुरंत इस काम को करने के लिए राजी हो गए। लेकिन असली मोड़ तब आया जब सनी देओल की फिल्म गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर सभी पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया और एक ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। उस अपार सफलता को देखने के बाद आमिर खान का इस प्रोजेक्ट के प्रति विश्वास और भी ज़्यादा पक्का हो गया। उन्होंने बिना किसी झिझक के इस फिल्म में खुलकर पैसा लगाना शुरू कर दिया और इस तरह दो अलग अलग पीढ़ियों के दिग्गजों की ये जोड़ी सिनेमा के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने के लिए पूरी तरह तैयार हो गई। फिल्मी पर्दे के पीछे इन किस्सों के बीच इस फिल्म की प्री स्क्रीनिंग रखी गई तो सिनेमा जगत के कुछ सबसे बड़े दिग्गजों ने इसे देखकर अपनी प्रतिक्रिया दी। महान लेखक और गीतकार जावेद अख्तर ने जब इस फिल्म का एक बेहद अहम ट्रेन वाला दृश्य देखा तो वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत सनी देओल की तारीफ करते हुए कहा कि इस दौर के एक्टर में जो खामोशी असर पैदा करने वाली कला है सनी देओल के पास है, वो किसी और के पास नहीं है। उन्होंने बताया कि इस सीन में सनी देओल ने बिना किसी ऊंचे स्वर में चिल्लाए और बिना किसी बड़े एक्शन स्टंट के केवल अपने चेहरे और भाव और आंखों की भाषा से पूरे सीन को इतना ताकतवर बना दिया है कि देखने वाले की सांस थम जाए। जावेद अख्तर का यह भी मानना था कि ये फिल्म केवल एक वर्ग के लिए नहीं बल्कि सिंगल स्क्रीन के आम दर्शक से लेकर मल्टीप्लेक्स के मॉडर्न दर्शक तक हर कोई इस कहानी से खुद को जुड़ा हुआ पाएगा और यही इसकी यूनिवर्सल अपील इसे बॉक्स ऑफिस पर लंबी दौड़ लगाने वाली फिल्म बनाती है। इस फिल्म के निर्माण और उसके सफ़र में लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र का आशीर्वाद भी शुरू से ही रहा है। फिल्म के रिलीज होने से पहले जब धर्मेंद्र सर ने फिल्म की विशेष प्री स्क्रीनिंग अपने घर पर देखी थी तो अपने आंसू नहीं रोक पाए थे। कहा कि ये उनके बेटे सनी देओल की पूरे करियर की सबसे बेहतरीन और परिपक्व फिल्म में से एक है। धर्मेंद्र जी ने यहाँ तक कह दिया कि इस फिल्म में सनी देओल जिस गहराई और संवेदनशीलता के साथ एक्टिंग कर रहे हैं उन्होंने उसे उनके पुराने दिनों की याद दिला दी है। एक पिता और एक गुरु के रूप में किसी लेजेंडरी आर्टिस्ट का अपने संतान की कला पर ऐसा मुहर लगाना इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि ये फिल्म सिर्फ एक कमर्शियल एंटरटेनर नहीं बल्कि एक इमोशनल डॉक्यूमेंट है जिसे आने वाले कई दशकों तक याद रखा जाएगा। और जब ये बात बाहर आई तो दर्शकों के बीच इस फिल्म को लेकर उत्सुकता और भी ज़्यादा बढ़ गई। आखिर इस फिल्म में ऐसा कुछ खास तो है जो इतने बड़े आर्टिस्ट को अंदर तक हिला देता है। इस फिल्म के म्यूजिक और इसके गीतों की बात करें तो इसके पीछे भी दो सबसे बड़े दिग्गजों का हाथ है। इस फिल्म का म्यूजिक महान म्यूजिक डायरेक्टर ए.आर. रहमान ने तैयार किया है और इसके गानों के लिरिक्स देश के सबसे महान सम्मानित लिरिसिस्ट जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए हैं। जब ये दोनों म्यूजिक की दुनिया के उस्ताद एक साथ किसी प्रोजेक्ट के लिए बैठते हैं तो कुछ ऐसा बनाते हैं जो सीधा रूह को छू जाता है। इस फिल्म के गानों में आपको उस दौर की मिट्टी की खुशबू, उस दर्द की कसम और उस उम्मीद की किरण साफ सुनाई देगी। ए.आर. रहमान ने इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर को तैयार करने में महीनों की मेहनत की है और हर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का चुनाव बड़ी सोच समझकर किया है ताकि जब आप सिनेमा हॉल में कुर्सियों पर बैठे तो स्क्रीन पर चल रही तबाही और आंसुओं के साथ साथ म्यूजिक की वो गूंज आपके दिलों को सीधा वार कर दे। जावेद अख्तर के लिखे गए शब्द उस म्यूजिक में ऐसी जान फूंक देते हैं कि एक एक पंक्ति दर्शक को सोचने पर मजबूर कर देती है और यही कारण है कि इस फिल्म का म्यूजिक इसके रिलीज होने से पहले ही लोगों की जुबान पर चढ़ चुका है। अब ज़रा बात करते हैं इस फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी और सनी देओल के उस पुराने और अटूट रिश्ते की जो लगभग 3 दशकों से चला आ रहा है। इन दोनों की जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को घायल, घातक और दामिनी जैसे ऐसे फिल्म दी हैं जिनके बिना 90s के सिनेमा की बात ही पूरी नहीं हो सकती। बंटवारा 1947 के जरिए ये महान जोड़ी लगभग 29 साल के लंबे अंतराल के बाद फिर से सिनेमा के पर्दे पर लौटी है। इन दोनों के बीच का तालमेल ऐसा है कि सेट पर बिना ज़्यादा बात किए दोनों एक दूसरे के इशारों को समझ जाते हैं। राजकुमार संतोषी अपने एक्टर से बेहतरीन काम निकलवाने के लिए जाने जाते हैं और सनी देओल अपनी पूरी एनर्जी के साथ उसे किरदार में झोंक देते हैं। यही वजह है कि जब ये दोनों साथ आते हैं तो पर्दे पर जो आग लगती है वो सीधा दर्शकों के दिलों को चीरती हुई निकलती है। इस फिल्म में भी दोनों ने अपनी उसी पुरानी जादूगरी को एक नए परिपक्व रूप में पेश किया है जिसे देखकर आज के यंग डायरेक्टर्स भी सीख ले सकते हैं।
कि कैसे एक्सपीरियंस और कला का सही मिश्रण एक मास्टरपीस तैयार कर सकता है। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सनी देओल से उनके एक बयान को लेकर सवाल पूछा गया तो उस पर काफ़ी लंबी चर्चा हुई थी। पटना में फिल्म प्रमोशन के दौरान जब एक रिपोर्टर ने उनसे पड़ोसी देश के साथ संबंधों और वहां के माहौल को लेकर सवाल किया तो सनी देओल ने बड़े सहज और अपने अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि इतिहास गवाह है कि हम दोनों देश कभी एक हुआ करते थे और मेरे पिता अक्सर ये कहते हैं कि हमारी भारत हमारी माँ है और पड़ोसी देश भी उसी महान धरती का एक हिस्सा है, इसीलिए वो हमारी मौसी की तरह है और हम सब अंत में एक परिवार से ही जुड़े हुए हैं। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर एक लंबी बहस छिड़ गई। लोगों ने इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। हालांकि इस बात ने यह जरूर साबित कर दिया कि सनी देओल सिर्फ पर्दे पर ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी अपने पारिवारिक संस्कारों और बड़े बुजुर्गों की सीख को कितने मजबूती से अपने अंदर संजोए हुए हैं। दोस्तों, इस फिल्म की मेकिंग में हॉलीवुड तक के कनेक्शंस भी जुड़े हुए हैं। शबाना आजमी ने इस फिल्म में काम करने के लिए अपनी एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कमिटमेंट में बदलाव करवाया था। वे हॉलीवुड के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रही थी जिसकी शूटिंग डेट्स इस फिल्म की शूटिंग डेट्स के साथ क्लैश कर रही थी। लेकिन जब उन्होंने राजकुमार संतोषी की इस कहानी को पढ़ा और अपने किरदार को गहराई से महसूस किया, उन्होंने तुरंत हॉलीवुड के इस प्रोजेक्ट के प्रोड्यूसर से बात कर अपनी डेट्स में बदलाव करवाया ताकि वो इस ऐतिहासिक फिल्म का हिस्सा बन सके। ये इस बात का सबूत है कि इस फिल्म की स्क्रीन प्ले में कितना दम था कि देश और विदेश के बड़े बड़े आर्टिस्ट सब कुछ छोड़कर इस महान कहानी का हिस्सा बनने के लिए खींचे चले आए। और जब शबाना आजमी ने इस फिल्म में अपना योगदान किरदार निभाया तो यह साबित हो गया कि उनका वो फैसला पूरी तरह सही था। इस फिल्म के आर्टिस्ट के सिलेक्शन में भी डायरेक्टर की बारीकी साफ नजर आती है। फिल्म में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे एक्टर अभिमन्यु सिंह को कास्ट करने के पीछे एक दिलचस्प किस्सा है। राजकुमार संतोषी ने अनुराग कश्यप की फिल्म गुलाल में अभिमन्यु सिंह की एक्टिंग को देखा था और उसी एक फिल्म की उस खतरनाक और दमदार एक्टिंग को देखकर डायरेक्टर ने यह तय कर लिया था कि उनकी अगली फिल्म में ये एक्टर जरूर होगा। और जब बंटवारा 1947 की बारी आई तो उन्होंने बिना एक पल गवाए अभिमन्यु सिंह को इस फिल्म के लिए साइन कर लिया और पर्दे पर उस एक्टर ने साबित कर दिया कि डायरेक्टर का वो फैसला इतना सटीक था। फिल्म में उनके द्वारा निभाया गया किरदार दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी है और यही एक बड़े डायरेक्टर की पहचान होती है कि वो हर छोटे से छोटे किरदार के लिए सही चेहरे की तलाश कर लेता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के नाम की, जिसे लेकर बॉलीवुड के गलियारों में एक वक्त तक जबरदस्त भूचाल आ गया था और जब प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई तब इसका नाम लाहौर 1947 तय किया गया था और डायरेक्टर राजकुमार संतोषी चाहते थे कि फिल्म का यही ओरिजिनल नाम रखा जाए क्योंकि ये उस दौर की भावना और ऐतिहासिक दर्द के साथ पूरी तरह मेल खाता है। लेकिन जब इस नाम की चर्चा इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्ट्रैटेजिस्ट के बीच पहुंची तो देश के मौजूद हालात और सोशल इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए इस पर गंभीर चिंता जताई जाने लगी। आमिर खान का यह मानना था कि आज के सेंसिटिव दौर में इस नाम से दर्शकों के बीच एक अलग तरह की प्रतिक्रिया आ सकती है और इस बात को लेकर डायरेक्टर राजकुमार संतोषी और आमिर खान के बीच काफ़ी लंबी और तीखी चर्चाओं का दौर चला। राजकुमार संतोषी अपनी जिद पर अड़े हुए थे कि फिल्म का नाम वही रहेगा जो उन्होंने सोचा है, जबकि आमिर खान का सोचना था कि कमर्शियल और सोशल दृष्टि से इसमें थोड़ा बदलाव किया जाना जरूरी है। ये विवाद इतने दिनों तक खींचता चला गया कि ऐसा लगा कि ये प्रोजेक्ट किसी ठंडे बस्ते में चला जाएगा, लेकिन अंत में डायरेक्टर को प्रोड्यूसर के तर्कों के आगे झुकना पड़ा और इस तरह लाहौर 1947 का नाम बदलकर बंटवारा 1947 रख दिया गया। और दोस्तों, नाम बदलने की इस कहानी के पीछे केवल एक पॉलिटिकल या सोशल दृष्टिकोण नहीं था, बल्कि इसके जरिए ये सुनिश्चित किया गया कि ये फिल्म हर वर्ग के दर्शक तक बिना किसी अवरोध के पहुंचे। और जब ये नाम बदला गया तो हर किसी को यह अंदाज़ा नहीं था कि ये फिल्म अपने नाम के बदलाव के साथ साथ इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय जोड़ने जा रही है। इस पूरी फिल्म के निर्माण और इसके पीछे की अनकही कहानियों को जानने के बाद ये साफ हो जाता है कि बंटवारा 1947 सिर्फ एक साधारण फिल्म नहीं बल्कि हमारे इतिहास के उस सबसे बड़े जख्म का एक ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट है जिसे आने वाली पीढ़ियों को जानना बहुत ज़रूरी है। 16 साल का वो लंबा संघर्ष जब ये कहानी कागज़ों से निकलकर पर्दों तक पहुंचने के लिए तड़प रही थी, तब आमिर खान और राजकुमार संतोषी के दृढ़ निश्चय और सनी देओल के बेजोड़ एक्टिंग की बदौलत सच साबित हुआ। इस फिल्म का हर एक फ्रेम, हर एक सेट,
हर एक डायलॉग और हर एक आंसू इस बात की गवाही देता है कि जब कला और इतिहास आपस में मिलते हैं तो वे केवल इंटरटेनमेंट नहीं करते बल्कि इंसानियत की एक ऐसी नई परिभाषा लिख देते हैं। और जब ये फिल्म सिनेमा हॉल में दस्तक देने जा रही है तो यह देखना बेहद रोमांचक होगा कि दर्शक इस महान गाथा को किस तरह अपनाते हैं और इतिहास के पन्नों से निकलकर पर्दों पर आई ये कहानी हमारे दिलों पर क्या छाप छोड़ती है। बाकी क्या आपने यह फिल्म देखी, और अगर हाँ तो आपको ये कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।